नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा का महा आक्रोश अभियान, पदयात्रा निकाली, सीएम धामी भी हुए शामिल। हल्द्वानी में गेल इंडिया की शिक्षा के लिए बड़ी पहल, 50 छात्रों को मिलेगी फ्री IITG कोचिंग, रहने और खाने की भी पूरी व्यवस्था। डोईवाला में चीला रेंज को सौंपा गया हाथी शावक, लच्छीवाला जंगल में मिला था शावक, झुंड ने शावक को नहीं किया स्वीकार, चीला रेंज में शावक को हो रही देखभाल। 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी अहम चर्चा, महिला आरक्षण को लेकर होगा बड़ा मंथन। देहरादून शहर में आज एयर रेड और ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल, 4 क्षेत्रों में 30 मिनट तक रोशनी रहेगी बंद। देहरादून में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस विक्रांत कश्यप, 5 राज्यों में फैला था नेटवर्क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए गेल ने एक बड़ी पहल की है। आर्थिक तंगी के कारण जो छात्र महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते, उनके लिए यह योजना एक नई उम्मीद लेकर आई है। कंपनी ने अपने CSR कार्यक्रम के तहत वर्ष 2009 में इस पहल की शुरुआत की थी, जिसे 2018 से लगातार जारी रखा गया। इस योजना के अंतर्गत हर साल चुनिंदा प्रतिभाशाली छात्रों को पूरी तरह निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। इस पहल की खास बात यह है कि छात्रों को केवल कोचिंग ही नहीं बल्कि रहने और खाने की पूरी व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि आर्थिक बाधा उनके सपनों के बीच रुकावट न बने। इस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र से 50 होनहार छात्रों का चयन किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयनित छात्रों को IITG जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय कोचिंग प्रदान की जाएगी। प्रबंधन के अनुसार अब तक इस योजना के तहत 8000 से अधिक छात्रों को लाभ मिल चुका है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। यह पहल न केवल परीक्षा के क्षेत्र में नई उम्मीद जगा रही है, बल्कि हजारों परिवारों के सपनों को भी नई उड़ान दे रही है। अच्छा रिजल्ट है अगर आप कंपेयर करते हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट कोचिंग से। 47 स्टूडेंट जो कि NIT में पढ़ रहे हैं, और इस साल जो कि JEE मेंस का हमारा रिजल्ट था 45, उन सभी छात्रों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं, जिनके अथक परिश्रम और अच्छे परिणाम से उन्होंने ये अचीवमेंट। फिजिक्स फैकल्टी, मैथ फैकल्टी मिस्टर अनवर सर और केमिस्ट्री के फैकल्टी मिस्टर संकल्प परिहार सर, जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं। उसी परियोजना के अंतर्गत हमारे इधर देखेंगे ऐसे कॉलेजेस में उनका एडमिशन। विशेष रूप से अगर मैं हल्द्वानी प्रोजेक्ट की बात करूं, जिसमें से ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है अगर आप कंपेयर करते हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट कोचिंग से। 47 स्टूडेंट जो कि NIT में पढ़ रहे हैं, और इस साल जो कि JEE मेंस का हमारा रिजल्ट था 45, उन सभी छात्रों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं, जिनके अथक परिश्रम और इस अच्छे परिणाम से उन्होंने ये अचीवमेंट। गेल इंडिया हमें बहुत ही अच्छी फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ पे हमें। जैसे पर्सनली हमारे घर पे ऐसा हमारे घर से कोचिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी दूर है, तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। इसमें हमारा टाइम वेस्ट भी होता है, और साथ में यहाँ गेल इंडिया का ये फ़ायदा है कि रेजिडेंशियल कोचिंग है। यहाँ पर हमारी प्रॉपर डाउट सॉल्विंग होती है, और क्लासेस भी हमारी प्रॉपर टाइम टू टाइम होती हैं, और हर संडे को सेल्फ एनालिसिस कराने के लिए हमारे टेस्ट होता है। ने ये जो परियोजना स्टार्ट करी वो 2009 में हमने स्टार्ट किया। सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा कानपुर प्रोजेक्ट था, जहाँ पे हमने 30 बच्चों से स्टार्ट किया। इसका बेसिक माध्यम यही था कि जो गरीब बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो अपने जो सपना होता है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, उसको पूरा करने के लिए ये लिए कि पहल उठाई कि गरीब बच्चों को हम इस तरह से सपोर्ट करेंगे कि जहाँ पे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कोचिंग एंड बाकी उसका 360 मेंटोर डेवलपमेंट, जहाँ पे बच्चा यहाँ पे हमारे फैकल्टी के साथ में रहेगा, फैकल्टी भी वही रेजिडेंशियल प्रोग्राम में रहेगा। गेल इंडिया का जो ये प्रोजेक्ट है 2018 से चल रहा है, जिसमें से हम जो गरीब वर्ग के जो छात्र हैं उनका सबसे पहले हम पेपर लेते हैं।
पेपर के बाद उनका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद उनको यहाँ पे एनरोल किया जाता है। और पूरे उत्तराखंड में इसमें 50 बच्चे हम सेलेक्ट करते हैं जिनको 1 साल की रेजिडेंशियल रहना खाना सब कुछ फ्री। अगली खबर उत्तराखंड के ढोईवाला से है। ग्रामीणों की सूचना पर झुंड से बिछड़े नवजात हाथी चीला रेंज को सौंप दिया गया है, जहां वनकर्मी उसकी बेहतर देखरेख कर रहे हैं। बता दें कि बीती 17 अप्रैल को लच्छीवाला क्षेत्र के जंगल में हाथी का शावक भटकते हुए पाया गया था। अपने झुंड से बिछड़ जाने की वजह से वह इधर उधर भटक रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर वन टीम ने हाथी के बच्चे को पकड़कर झुंड से मिलाने का प्रयास किया, लेकिन मिलने वाले झुंड से उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुरक्षा और बेहतर देखभाल मुहैया कराने के लिए हाथी के बच्चे को चीला रेंज को सौंप दिया गया। विभागीय अधिकारियों ने दावा किया कि शावक की सतत निगरानी की जा रही है। खबर हल्द्वानी से है, जहां बढ़ती गर्मी के साथ ही मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए खास सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। खास सुरक्षा विभाग की टीम ने हल्द्वानी के बाजारों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर लस्सी, जूस और दूध समेत अन्य पेय पदार्थों की गुणवत्ता जांची। आपको बता दें कि टीम ने मौके से कई संदिग्ध नमूने भरकर जांच के लिए लैब भेजे। जांच में मिलावट मिली तो कार्रवाई होगी। इसमें जिलाधिकारी महोदय नैनीताल का निर्देश है कि संपूर्ण जनपद में गर्मी मौसम को देखते हुए एक अभियान चलाया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को सही खाद्य पदार्थ आपको दिया जा सके। इस क्रम में आज हमने पटेल चौक हल्द्वानी में जूस और लस्सी वाली दुकानों को चेक किया है, जहाँ से लस्सी का एक जूस का सैंपल लिया है। इससे पूर्व आपको जो थोड़ी बहुत अनियमितता है कि जहाँ मक्खी कीड़ों का है उसमें दिशा निर्देश दिया जा रहा है और कोई भी मिलावट की खाद्य पदार्थ ना बेचने की हिदायत दी जा रही है। अगली खबर नैनीताल से। नैनीताल के बिड़ला क्षेत्रों वन में लगी आग बुझाने के लिए पहाड़ी में चढ़े संविदा कर्मचारी आनंद लाल 55 वर्षीय की खड़ी चट्टान से गिरकर मूर्छित हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस टीम द्वारा आनंद लाल को 108 की मदद से हॉस्पिटल लाया गया, जहां जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने आनंद को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह नैनीताल क्षेत्र में बिड़ला के जंगल में लगी आग को बुझाने में वनकर्मी जुटे हुए थे। तभी खड़ी चट्टान में आग बुझा रहे आनंद लाल पैर फिसल गया और वे खाई में गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मामले में वन विभाग के रेंजर ललित मोहन कार्की का कहना है कि उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी गई है।
मैं वहाँ पर आज सुबह जब 11:15 के आसपास जब मैं वहाँ पहुँचा तो लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी भैया वनकर्मी की है। तो मैं गया वहाँ पर, वहाँ जाकर मैंने देखा ऊपर से ये फायर वॉचर थे। इनका नाम आनंद लाल जी है। तो लगभग 55 से 56 साल की उम्र होगी इनकी। तो यह बिरला चुंगी के पास जो बिरला चुंगी का फॉरेस्ट की चौकी है उसके पीछे आग लगी हुई थी, वो आग को ही बुझा रहे थे। तो दुर्घटना बाद उनका शायद पैर फिसल गया वहाँ पर से पत्तों से, तो वो सीधे वहाँ पर से नीचे गिरे। नीचे एक बहुत बड़ी चट्टान थी, उस चट्टान में उनका शायद बहुत सर लगा, तो अचेत मुद्रा में वहाँ पे पड़े हुए थे। आजकल फायर सीजन चल रहा है तो हमारा जो स्टाफ है वनकर्मी है वो डेली वाले हैं, जो भी पक्का स्टाफ आजकल रास्तों की सफाई कर रहा है। कूड़ा है, ये है जो है, इसमें आग लगने का खतरा ज़्यादा बना, तो ये सफाई करने गया था तो इसका ये पैर फिसलने से वापस जो है नीचे गिर गया। अब ये कार्रवाई हम अभी हॉस्पिटल आया, जो भी इसकी कार्रवाई होगी आगे को हम विभाग से जो भी इसकी शर्तार्थ होगी उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दे दी गई है। उसके बाद जो भी अधिकारी जाएगी जिसकी दी जाएगी उसका पालन करें। खबर देहरादून से, जहां छत्तीसगढ़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर राज सिंह शेखावत, संगीता सिंह और वीरेंद्र तोमर के उत्तराखंड दौरे के दौरान संगठन ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और पुलिस कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हरिद्वार में आयोजित बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष शुभम सिंह ठाकुर ने देहरादून के विभिन्न थानों में हुई मारपीट की घटनाओं और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिस पर सरकार और प्रशासन गंभीर नहीं है। संगठन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इन मामलों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो करणी सेना द्वारा पुलिस मुख्यालय और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इस प्रदर्शन में देश भर से संगठन के कार्यकर्ताओं के देहरादून पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए आवाज उठाता रहेगा और किसी भी तरह की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर नैनीताल से, जहां रामनगर स्थित पीरूमदारा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों के आरोप को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला। ग्राम दुलहरीपुरी में एक घर में कथित रूप से संदिग्ध गतिविधियों के आरोप लगाते हुए स्थानीय महिलाओं ने ग्राम प्रधान ममता सनवाल के नेतृत्व में पीरूमदारा पुलिस चौकी का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त घर में लंबे समय से बाहरी युवक युवतियों का आना जाना लगा रहता था और दिन रात शोर शराबा होता था। विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकाने के भी आरोप लगाए गए हैं। बीती शाम कुछ संदिग्ध लोगों को देखने के बाद महिलाओं का आक्रोश बढ़ गया और वे सीधे मौके पर पहुंचकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद गुस्साई महिला पुलिस चौकी पहुंची और घेराव सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान चौकी इंचार्ज वीरेंद्र बिष्ट के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। महिलाओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर की तलाशी ली, जहां जांच में किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान या अनैतिक गतिविधियों के ठोस सबूत नहीं मिले। हालांकि घर में रहने वाले लोगों के पास वैध किरायानामा नहीं पाया गया, जिस पर मकान मालिक का चालाना किया गया है। पुलिस ने एक महिला और 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया। फिलहाल जांच जारी है और क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। आज हमारे पास में बगल में डिफेंस कॉलोनी है, वही मेरी ग्राम सभा में आती है। वहाँ बहुत दिनों से कोई गैर कानूनी कोई लेडीज़ कराती है, लेकिन हमें आज ही पता चला। इसी जैसे ही पता चला तो हमने पुलिस चौकी में इन्फॉर्म करा। पुलिस चौकी वाले आए वहाँ पर, अंदर हमने पूरा खकाला देखा तो एक लेडीज़ मिली और 2 लड़के मिले।
और फिर मिले तो फिर हमने उनको चौकी में लाए, चौकी में अब उनको अंदर रखा है। और अब पुलिस वालों से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी वो जो कराती है वो लेडी जब भी आई नहीं है यहाँ, पुलिस वालों का कहना है कि हम जल्दी उसकी कार्रवाई कराते हैं और बस हमें यही अपेक्षा है कि जल्दी से ये कार्य हो जाए। एक महिला मिली है, 2 पुरुष मिले हैं। देखिए, कल ये एक मामला संज्ञान में आया था पुलिस के, जिसके अंदर की कुछ लोकल्स हैं, उनके द्वारा बताया गया कि घर के अंदर कुछ अनैतिक कार्य हो रहे हैं। इस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस जो है लोकल पुरंदरा चौकी इंचार्ज एंड माय फोर्स मौके पे पहुंचे, घर में पहुंचे। वहाँ पे पूरे घर की तलाशी भी ली गई। तो तलाशी में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा संदिग्ध सामान जो है, जो भी अनैतिक जो कार्य से संबंधित नहीं मिला। और क्योंकि जो पुरुष उस घर में रह रहे थे उनका जो है उनकी किसी प्रकार का उनके पास किरायानामा उनके पास नहीं था, जिसके एवज में जो उनके मकान मालिक है उनका भी जो चालान है वो मौके पे पुलिस द्वारा कर दिया गया। खबर गदरपुर से है। गदरपुर क्षेत्र के चक्की मोड़ पर देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 15 लाख रुपए का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। यह दुकान अनाथ भाई बहन जितेंद्र और सीमा द्वारा चलाई जा रही थी, जो अपने माता पिता के निधन के बाद इसी दुकान के सहारे जीवन यापन कर रहे थे। जानकारी के अनुसार रोज की तरह दोनों भाई बहन दुकान बंद कर अपने घर लौट गए थे, लेकिन देर रात स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं निकलते देखा, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना दोनों को दी गई। जब वे मौके पर पहुंचे तो आग ने विकराल रूप ले लिया था और दुकान पूरी तरह जल रही थी। आग इतनी तेजी से फैली कि उसमें रखे कपड़े, सिलाई मशीनें और अन्य जरूरी सामान कुछ ही समय में जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और लेखपाल भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनायन विश्वास ने भी आश्वासन दिया कि पीड़ित भाई बहन को मुआवजा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। यह हादसा इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आने की बात कर रहे हैं। हमारी एक बहन सीमा और जितेंद्र, इनकी ये दुकान है चक्की मोड़ में, और आप देख रहे हैं कि पूरे दुकान में सामान भरा हुआ है। इन्होंने कई लोगों से पैसा लेके दुकान खोला है, इधर उधर करके अपना रोज़गार चलाते हैं और इस पर कोई इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन आग कैसे लगी ये नहीं पता है। आग लगी है और रात को ये सारा सामान जल के राख हुआ है। हमारे क्षेत्र के चक्की मोड़ के सम्मानित हमारी बहन प्रधान जी, देवपा मनोज जी और जितने सारे सहयोग के लिए मोहित, ये सब ने फ़ोन किया और लोगों के क्षेत्र के लोगों को बुलाया, अवगत कराया कि इनकी मदद हो सके। और हम प्रशासन से यही निवेदन करेंगे, कम से कम मुझे लगता है 10-12 लाख से ज़्यादा की माल था, 4-5 मशीनें, सिलाई मशीन, फर्नीचर। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सियासत में धामी सरकार को पूरे 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इन 4 वर्षों में धामी सरकार ने अनेकों योजनाएं, कानून, नियम और राज्य के विकास के लिए कई कार्य किए हैं। धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के कई आंकड़े भी उजागर किए, जिसमें रोजगार, पर्यटन, शिक्षा व साथ ही रिवर्स पलायन मुख्य रहे। लेकिन इस बार मुद्दा रिवर्स पलायन को लेकर होने जा रही प्रवासी पंचायतों का है। आपको बता दें कि रिवर्स पलायन के दावे देने वाली धामी सरकार अब 24 अप्रैल से टिहरी जिले से करने जा रही है। इन पंचायतों का मुख्य उद्देश्य राज्य के अलग अलग क्षेत्रों व दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासियों को वापस अपने पैतृक गांव में जोड़ने के लिए है, जिसके चलते मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग ने प्रवासी पंचायतों की रूपरेखा तैयार कर ली है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के अलग अलग गांव में देश और विदेशों से लौटे रिवर्स पलायन करने वाले लोगों को एकजुट करके पलायन आयोग इन सभी रिवर्स पलायन करने वाले लोगों का अनुभव लेगा। साथ ही इन लोगों को एकजुट कर क्षेत्र में नए रोजगार और नए अपॉइंटमेंट मॉडल का भी डेटा कलेक्ट करके सरकार की योजनाओं में इनको शामिल करेंगे, जिससे इस तरह के रोजगार अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग कर सके और उनके अनुभव से लोग सीख भी सके। आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर प्रवासी पंचायत आयोजित की जा रही है। रिवर्स पलायन के संतोषजनक आंकड़ों से ये फैसला लिया गया है। प्रवासी पंचायतों के माध्यम से उत्तराखंड के प्रवासियों को और प्रेरित किया जाए। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों में रिवर्स पलायन करना है।
इस प्रवासी पंचायत में अपने गांव में सब रोजगार कर चुके प्रवासियों को गांव के अन्य लोगों को प्रेरणा देने के लिए भी बुलाया जाएगा। इसके साथ पलायन कर चुके लोगों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा ताकि वो लोग भी प्रेरित होकर वापस गांव में स्वरोजगार करें। साथ ही अगले वर्ष होने जा रही जनगणना से पहले भाजपा मेरी गणना मेरा गाँव अभियान चलाने जा रही है, जिससे प्रवासी व्यक्ति अपने मूल स्थान में आकर जनगणना का हिस्सा बने और अभियान को सफल बनाएं। लेकिन प्रदेश की राजनीति में विपक्ष ने कई सवाल इन विषयों को लेकर खड़े कर दिए हैं। देखिए, पिछले साल हमने जो रिवर्स पलायन करके लोग आए थे उनसे संपर्क किया, लगभग सभी से सैकड़ों लोगों से बात हुई और ये देखा कि काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं। और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया दिसंबर में कि ये जो वर्ष है 26-27 वाला, इसमें हर जनपद में प्रवासी पंचायत की जाए। प्रवासी पंचायत का मतलब ये है कि जो गांव के लोग गांव छोड़ के चले गए और प्रदेश के अंदर रह रहे हैं या प्रदेश के बाहर रह रहे हैं या देश के बाहर रह रहे हैं और वापस गांव आके कुछ काम करना चाह रहे हैं, मतलब इसमें जो गांव वापस आके कुछ काम करना चाह रहे हैं, उद्यमिता करना चाह रहे हैं, खेती करना चाह रहे हैं, होम स्टे करना चाह रहे हैं या दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को चिन्हित करके हर जनपद में ऐसे कार्यक्रम करेंगे। उसमें जो जनपद के अधिकारी हैं वो भी बैठेंगे। देखिए, अपनी गणना अपने गांव अभियान उत्तराखंड के पहाड़ के और मैदान के गांव को बचाने का अभियान है, क्योंकि हम सब लोग लगातार अलग अलग कारणों से गांव से शहर की तरफ पलायन करके गांव को जो खाली कर रहे हैं। तो इस समय भारत में जो जनगणना हो रही है, तो उस जनगणना के समय जो 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 के बीच होने वाली है, हम सब लोगों को, जो प्रवासी लोग हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो जनगणना के समय अपने गांव जाएं और अपनी गणना वहां पर करा करके उस गांव को जिंदा रखने में अपना योगदान दें। और इसके लिए हमने एक संयोजक मंडल बना करके, जो 2 दिन पहले हमने प्रेस क्लब में बैठक की थी, तो ज्ञापन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको दिया और उनसे निवेदन किया है कि इस मुहिम को अपनी पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर मदद करने का काम करें। कोरोना के कारण हुआ, जो लोग कोरोना में वापस आए थे वो लोग अब गांव में बसे हैं, उसमें कोई सरकार का हाथ नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आज अगर आप डाटा उठा के देखें, मनरेगा जैसी स्कीम का नाम बदल के उसकी मूल भावना को ख़त्म किया गया है। इससे रिवर्स पलायन को धक्का लगेगा, क्योंकि लोगों को अब काम मिलेगा नहीं, इसकी गारंटी। 40% जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का कर दिया गया है। योजनाएं जो ज़मीन से उठ के ऊपर तक जानी थी, जिसके पर विचार ये था कि योजनाएं गांव की आवश्यकता के हिसाब से, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। और पलायन आयोग की कितनी मीटिंग्स हो गई, ये धामी जी बता दें। मैं तो पिछले 4 साल से पलायन आयोग की, उत्तराखंड के विभाग की कोई मीटिंग नहीं देख रहा। दूसरा, मेरा ये मानना है कि आप मनरेगा जैसी स्कीम में, जिसमें केंद्र सरकार का 90% आता था, उसमें केवल 44 दिन का रोजगार दे पाए हैं एवरेज उत्तराखंड में। आप 100 दिन का पूरा रोजगार भी नहीं दे पाए हैं। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो रिवर्स पलायन करने वाले जिलों में सबसे ज्यादा 1213 लोगों ने पौड़ी जिले में रिवर्स पलायन किया है। वहीं इसके बाद अल्मोड़ा में 976, टिहरी में 827 और चमोली जिले में 760 लोगों ने रिवर्स पलायन किया। रिवर्स पलायन करने वाले लोगों ने एग्रीकल्चर, पशुपालन, छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, पर्यटन, होमस्टे जैसे कारोबार में वापस लौटकर हाथ आजमाया है। लेकिन विपक्ष का मानना है कि अभी तक हुए पलायन को लेकर भाजपा सरकार आने के बाद से सर्वाधिक देखने को मिला। वहीं विपक्ष लगातार आंकड़ों को महज किताबी बता रहा है, जिसके चलते आपसी बयानबाजी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड क्रांति दल पहले ही से अपने प्रवासियों को उत्तराखंड में बुलाने का पक्ष धर रहा है। हमने हमेशा उनकी नीति बनाने के लिए सरकार से बात की है, दबाव डाला है। लेकिन आप देख रहे होंगे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे वर्तमान में भाजपा की सरकार है, 9 साल इन्हें भी प्रदेश में होने को है, आज तक इनके द्वारा रिवर्स पलायन पर न कोई नीति बनाई गई है और ना ही कहीं पर रिवर्स पलायन से संबंधित कोई इनके द्वारा कार्यक्रम किए गए हैं। अब चुनावी साल चल रहा है, तो चुनावी साल में निश्चित रूप से रिवर्स पलायन आयोग भी सक्रिय हो गया है सरकार के इशारों पर, और ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए रिवर्स पलायन से संबंधित पंचायतें करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। ये जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं। किस बात का रिवर्स पलायन है, आप ये बताइए। 2215 के करीब होस्ट विलेज है हमारे प्रदेश में, और जब कोरोना आया था उस वक्त जब प्रवासी मजदूर हमारे वापस आए थे, तब कांग्रेस पार्टी ने सरकार से ये मांग की थी कि कुछ ऐसा करिए कि हमारे भाई बहन जो वापस आए वो जो है वो बाहर दोबारा ना जाए, रिवर्स पलायन हो जाए। लेकिन आपने देखा कोरोना खत्म होने से
इसलिए ही क्योंकि सरकार उन्हें रोजगार मुहैया नहीं कर पाई, किसी भी तरीके की सहायता मुहैया नहीं कर पाई और वो प्रदेश छोड़ के पुनः चले गए। सरकार को ये जवाब देना होगा कि भाजपा के कार्यकाल में स्थायी जो पलायन है वो बढ़ा है, पहले अस्थायी था, लोग आने की उम्मीद थी, आज गांव के गांव खाली हो चुके हैं। इस तरीके के झूठे जो है प्रोग्राम्स करके, झूठे आयोजन करके आप जनता को गुमराह करना बंद करें। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार रिवर्स पलायन के लिए हमेशा से काम कर रही है। योजनाबद्ध तरीके से जो हमारे यहाँ से लोग गए हैं, जो प्रवासी हो चुके हैं, उनको समय समय पर उत्तराखंड में बुलाने का कार्यक्रम भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे सम्मेलन भी हुए, प्रवासियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद भी हुआ। और मेरा गांव मेरी जनगणना वो इसीलिए हम लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारा SIR भी हो रहा है, इसमें भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो लोग बाहर गए हैं, जो नौकरी की तलाश में या किसी भी कारण से शिक्षा अपने बच्चों को देने की तलाश में अगर लोग बाहर गए हैं, वो भी यहाँ पर मेरा गांव मेरी जनगणना में अगर भागीदारी निभाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड का जो पलायन हुआ है, क्योंकि ये पलायन आज का तो नहीं है कि बहुत नया पलायन है, ये पलायन बहुत पुराना है। आपको बता दें कि बीते कोविड काल में अपने गांव लौटे प्रवासियों ने अनुभव के आधार पर स्वरोजगार को अपनाया है। कई प्रवासी कृषि, बागवानी, मसाले की खेती, संगंध फसलें, मधुमक्खी पालन, पुष्प उत्पादन, मशरूम उत्पादन के अलावा होम स्टे, होटल, रोज रेस्टोरेंट, पशुपालन, डेयरी में अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने देश विदेश में जाकर प्रवासियों से उत्तराखंड में निवेश करने के अवसर देकर अपनी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन धामी सरकार के प्रवासी पंचायत के मास्टर स्ट्रोक से उत्तराखंड के गाँव एक बार फिर गुलजार होंगे और उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि अप्रैल माह में होने जा रहा ये सम्मेलन क्या असल में और बेहतर कारगर हुआ, ये आने वाला समय ही तय कर पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।